15 तो मैंने कभी देखा ही नहीं इसमें हाईवे में। अच्छा, इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है? 4 साल में तो बहुत रेयर है कि गियरबॉक्स जाएगा। 500 किलोमीटर में एक फुल टैंक में हिल्स में। Volkswagen का एक्चुअली मुझे वारंटी क्लेम तो समझ ही नहीं आया क्योंकि इसका ट्रांसमिशन डिफरेंट है वर्टस से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सामने आप देख सकते हो हमारे पास खड़ी है VW की T-Roc। अब ये गाड़ी जो है ना, ये वन ऑफ द रेयरेस्ट कार है VW की जो आज तक लॉन्च हुई है इंडिया में, बिकॉज इसके टोटल 2000 यूनिट्स ही आज तक इसके आए हैं इंडिया में। और ये गाड़ी जो है, ये स्पेसिफिक गाड़ी जो है UK04 वाली, ये थोड़ी स्पेशल भी है बिकॉज ये गाड़ी जो है अपनी स्टेज 2 ट्यून्ड है। तो आज हम इसी गाड़ी के ओनर से आज हम बात करेंगे कि उनका जब ये गाड़ी स्टॉक थी तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था और ट्यून होने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा था। बिकॉज ये गाड़ी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और जिनको पता है वो बहुत इस गाड़ी की तारीफ करता है। मतलब कोई बेचता नहीं है इस गाड़ी को, एक बार जब खरीद लेता है। और अगर आप इसका साइज़ देखोगे ना साइड से, तो साइज़ में तो ये कॉम्पैक्ट SUV काफ़ी मतलब क्रॉसओवर टाइप ही लगती है। काफ़ी लोगों को तो ये क्रेटा सेल्टोस से छोटी लगेगी। इस रीज़न से भी लोगों को ये इतनी मतलब कुछ लोगों को ये अपीलिंग नहीं लगती थी। तो आज हम वही पूछेंगे कि इसका कुछ SUV वाली प्रैक्टिकलिटी है या फिर ये नॉर्मल सिटी क्रॉसओवर ही है, और कि क्रेटा और सेल्टोस जो जिससे इसका कंपैरिजन लोग करते थे कि एक्चुअल में भी उनके सेगमेंट की गाड़ी है या नहीं, बिकॉज इसका जो प्राइस था ना वो थोड़ा आसपास ही होता था उनके। तो चलो पहले एक बार ओनर को बुला लेते हैं। तो भाई लक्षित भाई, हेलो भाई। अपने T-Roc के ओनर। तो आपने ये गाड़ी कब ली थी? मतलब ये फर्स्ट बैच का मॉडल है या सेकेंड बैच? 2021 सेकेंड बैच, मतलब वो जिसमें थोड़े प्राइस हाइक हो गया था। हाँ, अराउंड 1.5 लाख हो गया था। तो ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी थी? ये ऑन रोड मुझे 25 समथिंग की पड़ी थी, एग्जैक्ट तो पता नहीं, बट अराउंड 25 की पड़ी थी। हाँ, ऑन रोड। तो मतलब 25 लाख की आपको ये पड़ी थी। तो उस टाइम पे क्रेटा सेल्टोस की जो बात करें वो तो 22 की आता है उनका टॉप वेरिएंट। 21 जा रहा था उस टाइम पे। हाँ। और कंपस का मिडल वेरिएंट आ जाता है उस प्राइस पे ना। कंपस का 4x4 वेरिएंट आ जा रहा था। अच्छा। तो जब आपने ये कंसिडर करी थी 25 लाख में, तो कोई ऑप्शन और कंसिडर किया था? जैसे कंपस ही हो गया वैसे तो। मैं SUV तो नहीं, मैं MK4 ऑक्टाविया प्रेफर कर रहा था। अच्छा, MK4 ऑक्टाविया। ओके। कुछ रीजंस थे, जैसे मुझे सनरूफ चाहिए था। हाँ। इसमें पैनोरामिक सनरूफ आता है ना। हाँ। वो ड्रॉबैक हो गया। और बाकी एक वेंटो 1.6 TDI पहले से है, तो हमने सोचा कि इस बार थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा क्रॉसओवर टाइप ले लेते हैं। वही तो इसलिए फिर T-Roc ऑप्ट करी। तो जब मतलब इसके टाइम पे आपने सिर्फ एक Mark 4 ऑक्टाविया ही कंसिडर करी थी, मतलब एक SUV के टाइप से आप मार्केट में गए नहीं थे? नहीं, बल्कि पता ही था कि क्रेटा सेल्टोस वो तो कोई ऑप्शंस हैं। हाँ, ऑप्शंस वो है ही। ऐसा कुछ था। और उनका तो कंपैरिजन देखा जाए डायनामिक्स वाइज और परफॉर्मेंस वाइज कुछ है ही नहीं इनसे। हाँ, वही। तो मतलब आपको वैसे कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही गाड़ी चाहिए थी जो होता है, और आपने ये एज अ यूनिक चॉइस टाइप ले ली। तो इसका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे ये तो CBU गाड़ी है, कोई वेटिंग पीरियड था इसका? पहले मैं बुक एक्चुअली मार्च में करा चुका था, एंड मैंने कराई थी अपने लोकल जो शोरूम है, बट वहाँ से मुझे डिले होता रहा डिलीवरी में, तो अगस्त तक का मैंने वेट किया। अच्छा, अगस्त तक का? फिर NCR से उठाई है, गाजियाबाद से। तो अच्छा, वहाँ मुझे 1 वीक के वेतन मिल गई थी। तो ये थोड़ा सा रह रहा था, मतलब कि वहाँ उत्तराखंड में थोड़ा सा वो अवेलेबिलिटी का थोड़ा इशू रह रहा था। वहाँ पे एक कलर आया था, वो था ग्रे, बट मुझे मेरा मन या तो येलो का था या रेड का, तो मुझे येलो या इंस्टेंट मिल जा रहा था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे किया। ओके। तो इसका कोई सर्विस पैकेज उस टाइम पे VW दे रही थी? दे तो रही थी, बट मैंने लिया नहीं, सर्विस पैकेज नहीं लिया। अच्छा, विदाउट। तो अब जैसे ये इसको 3 साल हो गए ना अब लिए हुए आपको? ऑलमोस्ट इस साल हो जाएंगे। इस साल 3 साल हो जाएंगे। तो इसकी मेजर सर्विस कितनी हो चुकी है अब तक? 2 हो गई। और सिंस आपने सर्विस पैकेज नहीं लिया तो आपने खुद ही पे किया, तो इसकी क्या कॉस्ट आ जाती है अराउंड सर्विस की? अराउंड सारा सब कुछ, जैसे रिपेयर वगैरह तो कुछ अभी नहीं हुआ। हाँ। नॉर्मल जनरल सर्विस अलोंग विद लेबर कॉस्ट करता है अराउंड 14 to 15 के। 14 to 15, मतलब ऑलमोस्ट ऑक्टाविया जितनी है, जितनी ऑक्टाविया की आती है। तो मतलब उतना प्रीमियम है नहीं कंसिडरिंग जितना काफ़ी हाइप बनाया था, और स्पेशली इस गाड़ी की जो CBU है, बिकॉज इसका तो लोगों को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हाई होगी परफॉर्म। और एक चीज़ इस गाड़ी में जो मैंने 1-2 रिव्यूज़ में भी देखा था, लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो ये है कि ये CBU गाड़ी है, तो जैसे इसका कोई पार्ट्स का दिक्कत आ जाए तो वो अरेंज करने में डिफिकल्टी है। बहुत टाइम लगता है।
तो अभी तो आपकी गाड़ी के साथ टच वुड कुछ हुआ, ऐसा नहीं, कुछ अभी नहीं तक है, तो अरेंजमेंट ऐसा का कुछ दिक्कत नहीं है हुआ, नहीं, but तो मतलब लेकिन अगर होता है कुछ तो आती तो है दिक्कत वो। एटलीस्ट मुझे इतना पता है कि 1 महीना तो मुझे वेट करना पड़ेगा। 1 महीना वेट करना पड़ेगा Minimum पार्ट 1 महीना अवेलेबल। वेट करना पड़ेगा। ओके ओके, तो ये एक इशू है। और हाँ। पार्ट्स एक्सपेंसिव भी होंगे इसके तो काफ़ी। वो तो फिर रहेगा ही। काफ़ी Selective है ना, एक्सपेंसिव। काफी हाँ हाँ expensive हाँ हाँ हाँ, तो वही इम्पोर्ट सारा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लग के आएगी। ओके ओके, तो अब आपने कितनी चला ली 3 साल में? ये 3 साल में अभी तो ज़्यादा नहीं चली थी। आफ्टर ट्यून में से 5K चला चुका हूँ, तो अभी ऑलमोस्ट 18K टच करने वाला हूँ। अच्छा 40-50 किलोमीटर बचे हैं। अच्छा, तो बिफोर ट्यून मतलब आपने ये 12K के अराउंड चला ली थी? 12K चली थी ये। हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने अक्टूबर 2023 में कराया, सितंबर अक्टूबर के अराउंड कराया 2023 में। एंड अभी 3 से 4 महीने हो चुके हैं और 5K चल चुकी है। मतलब मोटा मोटा हर महीने 1000 किलोमीटर चल रही है। हाँ, मतलब ट्यून के बाद तो काफ़ी चल रही है। सारा मतलब मैं टेस्ट कर चुका हूँ इसके ऊपर ट्यून। हो चुका है पूरा अच्छे से टाइम। I'm a shot। मतलब स्टॉक से ज़्यादा आपने ट्यून में चला दी, मज़े ज़्यादा इसमें ही आ रहे होंगे ट्यून पे। तो जब ये स्टॉक थी तो जैसे इसमें 1.5 लीटर TSI इंजन आता है जो अपनी वर्टस और अब उनमें भी आने लग गया स्लाविया में, जो VW बोलता है कि 1.8 को रिप्लेस किया, और इसमें DQ 200 गियरबॉक्स। तो जब स्टॉक थी तब आपको इसकी कैसी परफॉर्मेंस लगती थी, सिटी या हाईवे पे? सिटी में मतलब जैसे ट्रैफिक होता है डे टू डे, तो उस पे फर्स्ट सेकंड गियर्स में लैग था। और एफिशिएंसी भी इतनी कुछ खास नहीं थी। अच्छा, मुझे 7-8 मैक्सिमम 8-8.5 का एवरेज। ACT के बाद भी जो एक्टिव सिलेंडर सिटी में। डीएक्टिव टेक्नोलॉजी सिटी है? में हाँ 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 8.5। 8.5। हाईवे में हाईएस्ट में 13.5। अच्छा, Stop। मतलब हाईवे पे भी इतना ही दे रही थी? हाँ 15 तो मैंने कभी देखा ही नहीं इसमें हाईवे में। तो मतलब माइलेज से इसकी कमी है कंपैरेटिवली बहुत कम, उससे? क्योंकि क्या है ना, वेट ज़्यादा है। वेट इसका काफ़ी है ना। इवन आप डोर्स भी चेक करोगे तो काफी बल्कि। गाइज इसके डोर्स हो ना, मतलब मेरे को आज तक, मैंने ये कुछ वीडियोस में पहले भी बोला होगा अपनी कंपस की, कि T-Roc के डोर्स सबसे हैवी लगते हैं मेरे को। इवन मेरी ऑक्टाविया के भी इससे हल्के डोर्स है, इसके सबसे हैवी डोर्स है। अगर आप इनका थर्ड सुनोगे ना, ये प्रॉपर, क्योंकि CVU कार है, इसकी बिल्ड, इसकी जो क्वालिटी है ना फिट एंड फिनिश की, वो नेक्स्ट लेवल है बिल्कुल। तो एवरेज तो मतलब इसकी काफ़ी कम थी देखा जाए तो। ठीक ही है, मतलब 12-13 हाईवे पे तो ठीक है फिर भी, बट सिटी में कम है। सिटी में तो और एग्रेसिव चलाओ तो फिर तो बहुत ही ख़त्म हो जाएगी, 5-6 हो जाएगी। और सर्विस तो इसकी 14 to 15,000 की आ जाती थी। एवरेज 15 मान के चलो। और इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगती थी, जैसे पिकअप वाइज हाईवे पे अगर आप चलाओ तो? लाइक लो एंड तो डल था, लो एंड डल है। मिड में थोड़ा पतला लगता, आफ्टर 120-130 की कुछ पकड़ रही है, बट प्राइस के हिसाब से पावर लगती थी। जैसे Mark 4 को आपने रिजेक्ट करके इसको लिया था तो पावर डिफरेंस आपको फील होता था कि पावर कम है इसमें? इतना तो नहीं हुआ मुझे, मतलब जितना वर्टस वगैरह में होता है। एक तो इसका जो सेगमेंट है वो भी कोई डिफाइंड नहीं है। हाँ, ये तो अपना अकेले ही सेगमेंट है। हाँ, कि ये क्रॉसओवर है, SUV क्या है, तो मतलब पावर से मैं परफॉर्मेंस इतना सेटिस्फाइड नहीं था। नहीं थे इतना नहीं था। अच्छा, उस टाइम पे तो करोक भी आती थी, वो थी उस टाइम पे? सेम दोनों ऑप्शंस थे मेरे पास, लेकिन करोक का क्या था, करोक थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव स्टाइल है। हाँ तो मुझे थोड़ा स्पोर्टी चाहिए थी। तो डायनामिक्स वाइज भी बेटर है ना उससे। वो बल्कि है, ज्यादा वेट है। ऑल दो उसमें फीचर्स बहुत है, लग्जरी बहुत है, बट मेरी प्रेफरेंस इस पे है। और परफॉर्मेंस भी उसकी थोड़ी कम है ना? अच्छा। तो जैसा कि आप बता रहे हो, आपने परफॉर्मेंस जो थी इसकी, मतलब सो लगती थी आपको, मतलब पूरा फुली सेटिस्फाइड भी नहीं थे? मतलब जितना 1.5 TSI हाँ, ओवर हाइप कर रखा था। हाँ, उसके हिसाब से तो नहीं। जैसे फोक्सवैगन ने बोला था कि 1.8 को रिप्लेस करने के लिए 1.5 आया, तो मुझे इतना तो कॉम्पिटेंट नहीं लगा। हाँ, अच्छा, 1.8 का रिप्लेसमेंट वैसा नहीं लगा आपको जितना कंपैरेटिवली बोलते हैं? ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको ट्यून करवा दिया था। आप अपना खुद ही ट्यून करते हो ना, ई-ट्यूनर्स की, आप डीलर हो? मैं और मेरे भैया साथ में, तो हम लोग साथ में करते हैं। तो गाइज, अगर आपको अपनी गाड़ी ट्यून करवानी होगी ना ई-ट्यूनर से, अगर आपको कोडिंग करवानी होगी, जो फीचर्स अनलॉक करवाते हैं VCDS से, या कोई भी गाड़ी से रिलेटेड एक्सेसरी चाहिए होगी, VW की कार, या आप तो किसी भी कार्स की दे देते हो ना, ऑल ओवर ब्रांड्स है। हाँ, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो भाई को, आपको नंबर दिख जाएगा यहाँ पर स्क्रीन पे आ जाएगा। ट्यून इंडिया ऑटो ट्यून आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। देखो, इनका इंस्टा पे पेज भी है, आपको दिख जाएगा वो भी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो भाई, बिकॉज आपको इसकी ड्रैग रेसेस भी दिखेगी, तो उसमें आपको परफॉर्मेंस पता चल जाएगी कि मैं आपके बाद तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है ये, बिकॉज हमने इसकी एक Mark 4 ऑक्टाविया से भी ड्रैग करी हुई है, तो वो भी आपको दिखेगी। तो जब आपने इसको ट्यून करा, तो ट्यून में जैसे एक वारंटी का चक्कर रहता है, वारंटी वॉइड होती है, तो वो आपको लगा कि वारंटी का रिस्क लेना वर्थ इट है, या फिर ऑब्वियसली हो जाएगी अभी वारंटी?
Volkswagen का एक्चुअली मुझे वारंटी क्लेम तो समझ ही नहीं आया। अच्छा। स्टॉक में भी मैंने ट्राई किया था एक आध बारी वारंटी लेने का, क्योंकि मेरे हेडलाइट में फॉग आ रहा था, बहुत चीज़ें थी, जबकि गाड़ी 1 साल ही पुरानी थी, तो हेडलाइट में फॉग आना बनता नहीं है। तो मैंने क्लेम लेने का ट्राई किया। इवन डोर हैंडल में आप मेरे यार चेक करोगे तो टाइट है, खुलता नहीं एक बारी में। उन्होंने कुछ नहीं किया, ग्रीस लिया, डाला, खत्म कहानी। ये सेम इशू ना मेरे को अपनी ऑक्टाविया में भी फील होता है। जो मेरा लेफ्ट साइड का है ना, डोर जाम्स हो जाते हैं जितना जितना टाइम होता है। अब वो बोल रहे हैं कि डोर की प्लेसमेंट हमें वापस करनी पड़ेगी, थोड़ी खराब है। तो मैंने सोचा डोर की प्लेसमेंट कैसे हो जाएगी, वही हमने कंपनसेट कर वही तो ये चीज बहुत अजीब सी है। वारंटी लेना इतना कुछ वर्थ इट है, क्योंकि बोलते हैं कि गियर बॉक्स अनरिलायबल है DQ200। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, बट 4 साल में तो बहुत रेयर है कि गियर बॉक्स जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली वारंटी जब बाहर होगी तभी जाएगा गियर बॉक्स। हाँ, ठीक है कोई नहीं, जस्ट क्लियर किया। तो ये अब आपकी स्टेज 2 है ना, इस पे आपने क्या क्या करवा रखा है? इस पे स्टेज 2 ECU एंड TCU E-tuners का ही है। एंड PMC का स्टॉक रिप्लेसमेंट है विद फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है। तो मतलब प्रॉपर स्टेज 2 ये हो चुकी है। बिल्ड है। और पावर फिगर्स का आपको कुछ आइडिया और कितना प्रोड्यूस कर रही आइडिया यही है, 205 HP एंड 330 Nm ऑफ टॉर्क। तो मतलब गेन्स तो रिस्पेक्टेबल है, काफी गेन्स हो गए, अराउंड 60 या 50 bhp हो गई, और वो 55 bhp हो गई, और टॉर्क तो 80 Nm बढ़ गया। तो अब जैसे ट्यून हो गई है, तो ट्यून के बाद ड्राइवेबिलिटी आपको इम्प्रूव लगती है इसकी सिटी में? मतलब जो कैलिब्रेशन थी ECU TCU दोनों की बहुत मतलब डिफरेंट हो गई है। अब इतना मतलब गियरबॉक्स अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबल हो गया है कि जैसे ही RPM 2000 जाता है वैसे ही स्विच ओवर रेव नहीं होने देता, तो एफिशिएंसी भी काफ़ी इंप्रूव है। अभी मैं दिल्ली से गुड़गांव आ रहा था, तो सिटी का ट्रैफिक था, यही 12-1 बजे का टाइम था। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, 20 का माइलेज लिया है 37 किलोमीटर की ट्रिप में सिटी। गाइस गुड़गांव से दिल्ली जो वन ऑफ द वर्स्ट ट्रैफिक जो कहते हैं होता है, उसमें 20 की माइलेज दे रही है ये, मतलब सिटी में। और वो भी गुड़गांव से दिल्ली जो होंगे ना, एक्चुअल गुड़गांव और दिल्ली को उन्हें पता होगा भाई कितना गंदा ट्रैफिक होता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, जो अपने भाई ने स्क्रीनशॉट लिया है इसका, वो आपको दिख जाएगा उसमें कि 20 की एवरेज दे दी भाई इसने। ऐसा भी नहीं कि मतलब एनी टाइम वो जो होती है एवरेज जो होती है ना, कि एनी टाइम माइलेज आ रही होती है, वो नहीं है ये इंस्टेंटेनियस वाली नहीं है। हाँ, 37 किलोमीटर का प्रॉपर है, प्रॉपर माइलेज दी है। तो मतलब ट्यून के बाद माइलेज भी बढ़ गई, एफिशिएंसी में भी आया। तो गाइस काफ़ी लोगों को लगता है कि जब स्टेज 1 होती है ना गाड़ी, तब तो माइलेज में इंप्रूवमेंट आती है रीमा के बाद। बट काफ़ी लोगों की मैंने ये मिसकंसेप्शन देखी कि जब प्रॉपर स्टेज 2 हो जाती है एग्जॉस्ट के साथ, तब माइलेज गिरती ही गिरती है। तो इसके साथ ये केस नहीं है, माइलेज बढ़ गई इसकी। तो अब वो है कि अगर मैं ओवर एफ कर रहा हूँ, बार बार एग्रेसिव चलाएंगे तो ऑब्वियसली गिर ही जाएगी माइलेज, क्योंकि परफॉर्मेंस भी बढ़ गई अब तो। अगर सीरियसली प्रॉपर एक ड्राइविंग कर रहा हूँ तो बहुत इम्प्रूव्ड है, बहुत इम्प्रूव्ड है। 5-6 आप यूनिट्स का मतलब फर्क लगा लो, 5-6 यूनिट का बहुत ज्यादा फर्क आ गया फिर तो। मतलब अराउंड 35% बढ़ गई इजीली। और हाईवे पे भी और बढ़ गई फिर। ये हाईवे पे भी मैं आ रहा था 4 पीपल ऑन बोर्ड, फुल लगेज, AC ऑन, IS 17.5 का लिया है मैंने, और बार 160 डाउनशिफ्ट टू 90। मतलब एग्रेसिव भी चलाई है, मिक्स चलाई है, जैसे एक नॉर्मल बंदा चलाएगा इस गाड़ी को। फुल चल रही थी गाड़ी लगेज और पैसेंजर के साथ। तो माइलेज तो बहुत सी है यार। मेरी 1.84 लगेज के साथ मैंने थोड़ी एग्रेसिव चलाई थी, तो मेरी तो 10-11 दे रही थी। तो उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी माइलेज है इसकी। और ACT टेक्नोलॉजी का आपको यूज़ लगता है जो इसमें आती है उसका फ़र्क आता है, या वो गिमिक विमिक नहीं है? मतलब फ़र्क है। पहले तो पता नहीं लगता था, जब से एग्जॉस्ट लगा है इसमें, तो उसका जैसे ही इको मोड ACT वाला हिट करती है तो साउंड अपने आप से चेंज हो जाती है, हेलीकॉप्टर से ब्रर करके आवाज। अच्छा, तो उससे पता है डिफरेंस आ गया है। हाँ, मतलब वो फायरिंग रेट पूरा चेंज हो जाता है ना। हाँ। तो ये सीन है। अब आ चुके हैं T-Roc के अंदर। आप इसका इंटीरियर देखोगे ना, टिपिकल जैसे Volkswagen होता है ना, सिंपल सेडेट इंटीरियर। प्लास्टिक जो है इसमें हार्ड है, बट जो क्वालिटी है ना प्लास्टिक की, हार्ड प्लास्टिक, वो बिल्कुल मतलब टॉप नॉच, जो सबसे टॉप नॉच का प्लास्टिक होता है ना, जो ड्यूरेबल होता है कि लॉन्ग टर्म में बिल्कुल खराब नहीं होगा। जैसे वर्टस का यहाँ पर देखोगे ना, वो दब जाता है यहाँ पर वो प्लास्टिक। इवन वेंटो का भी इस लेवल पे नहीं है, जो कहते हैं कि वेंटो का प्लास्टिक काफी अच्छा है, इसका अलग ही लेवल का। और इसके जो डोर्स का हेफ्ट है ना, आप इसके थर्ड सुनो, बहुत ही खतरनाक थर्ड है भाई इसका तो। और इसका ये देखो, ये अपना सारा इसमें डिजिटल कॉकपिट आता है, जो VCDS से इसमें देखो गाइस, ये VCDS से स्पोर्ट R मोड हो रखा है। ये देखो, अगर आपको R नीचे दिख पा रहा होगा ना, जो अपनी R लाइन आती है ना बाहर इसकी, वो वाली कोडिंग हो रखी है, तो उससे और ग्राफिक्स एनहांस हो रखे हैं इसके। तो अब जैसे ट्यून कर ली, ट्यून के बाद आपने 5000 किलोमीटर चला लिए। तो 5000 किलोमीटर चलाने के बाद तो आपको मतलब
रिलायबिलिटी भी पता चल गई, पूरा टेस्टेड है, पूरी टेस्ट हो गई अब तो। माउंटेन्स में, हाईवेज में, ड्रैग्स में, मतलब हर जगह में हर जगह टेस्ट हो चुकी है, कुछ भी ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे तो रिलायबिलिटी बिल्कुल सही ऑन टॉप। और जैसे इसका बोलते हैं कि गियर बॉक्स जो TK200 है वो जनरली वैसे ही बहुत सेंसिटिव होता है, हाँ। टॉर्क लिमिट उसकी 250 कहते हैं ना। अब जैसे ये ट्यून हो गई है, तो आपको क्या लगता है, अभी आपको लग रहा है गियर बॉक्स तो सही होल्ड अप कर रहा है, मतलब कुछ लगा कि गियर बॉक्स ने जैसे इप्स एंड बट्स दिए हो? मतलब इम्प्रूवमेंट ही है यार, Improvement लग रही है। बोलूंगा कि हाँ, हाँ। gearbox बहुत स्मार्ट हो गया आफ्टर द कैलिब्रेशन एंड ऑल, मतलब अपने आप ही इसको पता है कि इसको ओवर नहीं जाना है, जितना इसको जाना है 2000 तक जाएगा, उसका वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। शिफ्ट मतलब अच्छी टाइम पे कर रहा है बिल्कुल, बहुत स्मूथ। और टॉर्क लिमिट इसकी कुछ बड़ी है TCU मैप के बाद? वही है अराउंड 350 Nm। 350 Nm है, हमने अभी दे रखा है 330 के। अच्छा आपका कस्टम मैप है ना, तो आपने अपना 330 पे कंट्रोल कर रखा है। वो तो मैं फाइल कभी भी चेंज करा लेकिन वही है। हाँ। ठीक है। और हिल स्पेस की कैसी परफॉर्मेंस है ट्यून के बाद? काफी बेटर बेटर है काफी, इवन एफिशिएंसी भी। मैं मतलब एक फुल टैंक में अपने घर से अबाउट 300 किलोमीटर की राउंड ट्रिप मार के आ गया था। 300 किलोमीटर मतलब मान लो आप मोटा 500 किलोमीटर में एक फुल टैंक में हिल्स में एक्सट्रीम हिल्स मुंशियारी, तो वहाँ मैं राउंड ट्रिप मार के आ गया था एक फुल टैंक पे, एक फुल टैंक में, और वहाँ ऊपर एक्सपेंडेड मिलता भी नहीं है। बहुत सही है। तो फिर देखा जाए कंसिडरिंग कि फुल टैंक तो मेरा उसमें 1.8 में तो चलता ही नहीं, मेरा 300-400 किलोमीटर चलता है वो, 400 ज्यादा से ज्यादा। ये हिल्स पे चल गई वो भी, हिल्स पे तो काफी। और हिल्स पे इसका गियर बॉक्स मतलब हिल्स पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहती? नहीं ना, कोई कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे बोलते हैं ओवरहीट हो जाता है, मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, कुछ नहीं फील हुआ, ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। और आपने इसका ड्रैगी टेस्ट भी कर रखा है ना, मतलब स्टॉक इसकी ड्रैगी फिगर्स क्या थी? 0 to 100 एग्जैक्ट तो हमने नहीं लिया, लेकिन स्टेज 1 में लिया था, वो आया था अराउंड 10.5। अच्छा, स्टेज 1 में 10.5 स्टेज 1 में था, फिर उससे स्टेज 2 में इसका श्रेड हो गया। अभी करंटली जो चल रहा है 8.1 है। 8.1 है, मतलब 2.4 सेकंड्स का फर्क आ गया। तो मतलब तो बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा। तो स्टॉक तो मतलब बहुत ही स्लो होगी वो तो फिर अराउंड मतलब यही मानो 11 सेकंड। हाँ, मोटा 11 सेकंड है। ठीक है। तो मतलब ट्यून से फायदा हर चीज में ही हुआ है, एवरेज भी बढ़ गई और अपना ड्राइवेबिलिटी भी बढ़ गई, गियर बॉक्स भी स्मार्ट हो गया, रिलायबिलिटी भी बढ़ गई, सारी चीजें इंप्रूव है। तो भाई ये तो काफी लोगों को जो रूमर रहता है ना, वो आप देख लो, ट्यून से ना गाड़ी की लाइफ ही बढ़ जाती है। बिकॉज ये तो चलो T-Roc है 1.5 TSI, तो अब ट्यूनर फ्रेंडली आप किसी में भी करवा सकते हो। वर्टिस GT हो गया और अपना वो सब भी, मतलब जब आ जाएगा फ्यूचर में उनका ट्यून और सब जब कर लेंगे तब आप करवा सकते हो ट्यून, और बाकी गाड़ी में करवा सकते हो। सिर्फ 1.5 का स्पेसिफिक दिया, इवन 1 लीटर हो गया या कोई भी वैग इंजन या कोई गाड़ी का ही इंजन हो गया, ट्यूनर फ्रेंडली जो होगा वो कर। जो ट्यूनर फ्रेंडली नहीं होता होगा वो तो आप करते ही नहीं होगे ट्यून। जैसे NS है, हम वो रिकमेंड नहीं करते हैं, बट अगर कोई ओनर है जिसको करना है तो तभी उसमें वो गेन्स नहीं मिलते, बट रिलायबिलिटी तो क्या ही हिट होती होगी, कुछ नहीं होता होगा। एक्चुअली फ्लैट स्पॉट्स खत्म हो जाते हैं, एक पॉइंट के जो फ्लैट स्पॉट आते हैं खत्म हो जाते हैं आफ्टर ट्यून। एंड प्रीवियसली 3 साल से हम डीजल ट्यूनर भी रहे अक्रॉस द कंट्री, तो मतलब काफी अच्छी आपको बोलूंगा मैं रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस में। डीजल में तो डीजल में तो टॉर्क काफी बढ़ जाता होगा ना, बहुत ज्यादा। हमारी कहते हैं इंडिया की जो फास्टेस्ट अभी डीजल कार है, वो हमारे जो हेड ट्यूनर है इंडिया के, यूके सेंट, तो वो ही ओन करते हैं। तो 3.98 सेकंड्स में कर रही है ना, तो गाइस अब देख लो सुपर कार लेवल परफॉर्मेंस है वो। एक X3 जो डीजल है एक तरह से देखा जाए तो, हाँ वो चीज तो काफी मतलब इम्प्रूव्ड है। तो अब ये गाड़ी वैसे यूज मार्केट में मिलना तो काफी मुश्किल होता है, बट अगर जैसे किसी को मिल रही हो तो आप रेकमेंड करोगे ये लेना यूज्ड 2 साल पुरानी या 3 साल पुरानी? डिपेंड्स ऑन यू। जैसे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसके, जैसे स्पेस नहीं है। हाँ गाइस, इस रीजन की वजह से ना मैंने भी ये गाड़ी नहीं ली थी। वैसे फैमिली कार की तरह नहीं बोल सकते इसको थोड़ा। अगर आपकी फैमिली 4 लोगों की है मैक्सिमम तो ठीक है। अच्छा तब ठीक है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 5-6 तो मैं मना करूंगा। और लेकिन 4 बंदे इसमें बैठ जाते हैं आराम से, 4 बंदे सही रहते हैं। बीच में ये इशू है जो ये बम्प है, ये तो ट्रांसमिशन टनल जो है वो तो चलो VW की हरी गाड़ी में ऑलमोस्ट होता है। हाँ तो उसमें तो कम कर दिया ना, मिनिमल है। इसमें 4 लोग प्रॉपर्ली बैठ जाते हैं, लगेज भी 4 लोगों के हिसाब से आ जाता है। अच्छा, इसका बूट स्पेस कितना है? 300-350 ऐसे कुछ है ना? आई गेस 440 है। 440। अच्छा। और इसमें फीचर्स की कोई कमी फील होती है? हाँ फीचर्स की कमी फील होती है इसमें? क्रूज कंट्रोल। अच्छा, इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है? क्रूज कंट्रोल ओ, सेकंड इतना वो फीचर मुझे होता तो नहीं है क्योंकि यूज नहीं होता। हाँ वो इसमें बस हीटेड सीट्स हैं।
अच्छा इसमें हीटेड है, कूल नहीं है इसमें, वेंटिलेटेड नहीं है। सीबीयू है ना ये, तो उसमें हाँ उसी वजह से पोलैंड से आई है, तो हाँ। मैंने बोला भाई तुम्हें इसी के हिसाब से दे देते हैं। हाँ हाँ चेंज नहीं करा, बिल्कुल डायरेक्ट उठा के दे दिया है, वही ये चीज़ है। और कोई ऐसा स्पेसिफिक फीचर जो आपको अच्छा लगता हो, बड़ा काम का लगता हो कि हाँ ये काफ़ी यूज़र मतलब जो होता है ना कि यूज़र फ्रेंडली फीचर है और काफ़ी डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है इसका? ये ACT ACT है, एफिशिएंसी में बहुत अच्छा है। और बाकी अगर गाड़ी की वैसे मैं बात करूंगा तो इसकी स्टेबिलिटी काफी बेटर है, मतलब काफी सेडान्स है। पर्सनली मतलब मैंने वर्टस भी चलाई है और ये भी चलाई है, बट जब मैं इसमें बैठता हूँ तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, ज्यादा आता है, क्योंकि इसकी हैंडलिंग बेटर लगती है मुझे वर्टस से। और राइड क्वालिटी कैसी है इसकी सिटी के हिसाब से, फर्म है या थोड़ा सॉफ्ट है? फर्म है। इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सस्पेंशन है, मतलब ऐसा तो नहीं लगे बहुत ज्यादा फर्म, ओवर फर्म तो नहीं लगती है, बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। जैसे पहले आपको अगर पता होगा 2011 2012 में जो वेंटो पोलोस हाँ उनका बहुत स्टिफ था वो, तो काइंड ऑफ थोड़ा सिमिलर उसके ही है, बट क्या है कि और पॉलिश्ड है। हाँ अगर आप आराम से जा रहे हो खड्डों में तो इतने थर्ड्स नहीं आते हैं, बहुत प्रॉपर्ली आप जा पाते हो उनमें। हाँ ये थर्ड्स की जो प्रॉब्लम VW के साथ होती है ना, वो प्रॉब्लम अगर इसमें नहीं है तो वो तो बहुत अच्छी चीज है। और इसका फुल टैंक कितने में हो जाता है अगर फुल टैंक करो तो? अगर देखो XP95 करते हैं तो 45 लीटर्स की है इसकी टैंक, और अराउंड 4700 या ऐसे कुछ के अराउंड अच्छा हो जाता है। मोटा तो 45 लीटर के टैंक में 500 किलोमीटर चलना तो बहुत बड़ी बात है फिर तो, बहुत हिल्स पे। हाँ क्योंकि मेरी तो जो ऑक्टाविया उसमें तो 55 लीटर आ जाता है, और इसमें भी इवन 55, तो 45 लीटर के टैंक पे तो बहुत सही चीज है। 500 किलोमीटर चलना तो काफी मतलब एवरेज इंप्रूव हो गई इसकी तो गाड़ी की। और इंजन में जैसे कुछ वो होता है कि रिफाइनमेंट कुछ बढ़ती है ट्यून के बाद, या बस परफॉर्मेंस बढ़ती है? जो टिकिंग नॉइज होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, अब इतनी नहीं आती। रैटलिंग नॉइज, टिकिंग नॉइज सारी होती है। रैटलिंग नॉइज आइडलिंग जो होती है थोड़ी, वो नहीं होती है बिल्कुल भी। और बाकी यही सारी चीजें, मतलब इंजन अच्छे से ब्रीथ कर पाता है, ब्रीथ कर पा रहा है बिकॉज डाउन पाइप भी कर दिया तो उसका फाइल चेंज हो चुकी है तो एकदम ब्रेन को उसके अलग तरह से अडॉप्ट करा लिया अब। तो इसको आगे कुछ ट्यून कराने का प्लान है कि आगे कुछ करवाओगे इसको? करंटली तो नहीं है, बट मे बी इन द फ्यूचर अगर प्लान बने तो सोच रहा हूँ कि आइदर मैनुअल स्वैप हाँ, या फिर DK250। हाँ तो फिर तो स्टेज 3 चली जाएगी मेरी ऑलमोस्ट। ट्राई रहेगा हाँ। क्योंकि फिर और भी मॉड थोड़े बहुत इंटरकूलर चाहिए होगा, इनटेक चाहिए होगा इसके लिए, तो फिर उसके बाद ही हो पाएगा स्टेज 3 तो। बट करेंटली जो मेन चीज है जिसमें मैं पीछे हो रहा हूँ थोड़ा, वो है ट्रांसमिशन, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन डिफरेंट है वर्टस से। इसका Gen 2 है ना, MQB का अलग आता था Gen 2 और उनका अलग है, वो अलग है। तो इसका कोई स्पेसिफिक ड्रॉबैक लगता है स्पेस के अलावा, कि कोई ड्रॉबैक हो कि यार हाँ ये ड्रॉबैक है? एज सच तो ड्रॉबैक्स में वही था जो मैंने आपको बताया कि पार्ट्स की एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है, एंड थोड़ा सा मेंटेनेंस में थोड़ा ज्यादा है, तो यही चीज है ड्रॉबैक। वैसे तो बाकी हम प्रीटी सेटिस्फाइड। ग्राउंड क्लियरेंस में इशू आता है जैसे होने को? ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी जो क्लेम कर रही है समवेयर आई गेस अराउंड 168 160 सेडान वाला ग्राउंड क्लियरेंस है, वर्टस से भी कम है। इसका जो टायर साइज है 17 है, तो थोड़ा बहुत फिर बैलेंस आउट हो जाता है। इतना कोई हार्डकोर ऑफ-रोडर ऐसा भी नहीं हूं, मतलब इसको रेकमेंड भी नहीं करेंगे, है तो सॉफ्ट रोडर ही यार। कोई भी आप फ्रंट व्हील ड्राइव को कभी भी ऑफ-रोड ले जा ही नहीं सकते हो, तो इसलिए। और बस थोड़े बहुत बैड टेरेन्स है उन पे तो निकल ही जाएगी, जैसे थोड़ा बहुत गंदा आ जाए रास्ता आ जाता है, निकल जाती है वो, कोई दिक्कत ग्राउंड क्लियरेंस की भी नहीं आती। ग्राउंड क्लियरेंस कोई इशू नहीं है। और अटेंशन मिलती है रोड पे, जैसे ये तो गाड़ी दिखती ही नहीं, तो लोग देखते होते होंगे इसको काफी ज्यादा। अब तो एग्जॉस्ट भी इसका ऐसा है तो आई कैचिंग है। तो मतलब ओवरऑल आप इस गाड़ी से सेटिस्फाइड हो पूरा? प्रीटी वेल। तो इसको आप लंबा रखोगे अभी तो चलाओगे इसको? मतलब पूरा रखना है यार, पूरा रखोगे? प्लान नहीं है बिकॉज रेयर भी गाड़ी है, मैं वही बोल रहा था ना, बेचता ही नहीं है कोई इस गाड़ी को। मैंने देखा है सेकंड हैंड मार्केट में मिलती नहीं है गाड़ी, मुश्किल से कभी एक आधी दिख जाती है। अब एक बार ना बाहर। तो गाइस जैसा कि आपने देखा अपने लक्षित भाई तो इससे ओवरऑल गाड़ी से काफ़ी सेटिस्फाइड है। जो परफॉर्मेंस की इसमें थोड़ी सी कमी थी वो भाई ने अपना ट्यून करवा के पूरी कर ली, बिकॉज ट्यून से काफ़ी फ़र्क आ गया, एवरेज भी बढ़ गई और अपना परफॉर्मेंस बढ़ गई, गियर बॉक्स भी एक तरह से स्मार्ट ज़्यादा हो गया, तो फ़ायदा हो गया। तो ओवरऑल तो ये गाड़ी बहुत बढ़िया बन गई। और सिंस जैसा भाई बता रहे हैं वारंटी में जो चीज़ें VW कवर करता है ना, वो जनरली ख़राब होती ही नहीं है। जब वारंटी चल रही होती है उसके बाद ही ख़राब होगा वो, बिकॉज गियर बॉक्स आपका 4-5 साल तो चलता ही चलता है। बहुत रेयर केस होगा कि आपका गियर बॉक्स ख़राब हो जाए, वरना तो सही चलता है। और ट्रैफिक में भी इसको जब चलाते तो कोई ज़्यादा दिक्कत तो आती नहीं होगी। ऐसा कुछ जो बोलते हैं कि DK200 को ट्रैफिक में ना चलाओ, थोड़ा हाईवे पे चलाओ, थोड़ा बहुत लगता था फर्स्ट गियर में लैग है।
अभी नहीं, हीटिंग कोई इशू जग कुछ नहीं आया कभी ना? नहीं, स्टॉक में ही लगता था थोड़ा बहुत जग जो लगता अब कुछ नहीं, अब स्मूथ आउट हो गई बिल्कुल। पूरा smooth। तो गाइस आप देख लो भाई पूरा सेटिस्फाइड है अपनी गाड़ी से। 25 लाख ही आपको वर्थ इट लगती है आपने जो, अब अगर आप देखो इसको लगाए थे जो उस टाइम पे लगती है, तो अगर आपको अभी भी अगर ये अवेलेबल होती तो आप ये अब लोगे करंट ऑप्शंस अगर आप देखो तो? वैसे तो ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं। 25 की इसी रीजन से ली क्योंकि मुझे पता था आगे जाके अवेलेबल होगी नहीं। हाँ हाँ, काइंड ऑफ यूनिक। ये चीज़ तो है। 2000 यूनिट्स ही है बिल्कुल पूरे इंडिया में। देखा जाए तो सेल आउट भी नहीं हुई है। हाँ, देखा 2000 से कम ही है। VRS के बाद सबसे रेयर VW की गाड़ी है ये, वन ऑफ द मोस्ट रेयर VW गाड़ी है। तो गाइज यही था ओनरशिप रिव्यू। आपने देख लिया कि ये कितनी अच्छी गाड़ी है, और मतलब 1.5 इंजन जो इसमें आता है ना, वो अब आता है लेटेस्ट कार्स में भी, तो आप मतलब प्रेफर कर सकते हो उन गाड़ियों को, क्योंकि इंजन तो सेम ही है। बाद में जब उनका भी इश्यू सब अनलॉक कर लेंगे तो आप उसको ट्यून तो कर, थोड़े टाइम में आप उसको ट्यून कर ही लोगे 1.5 TSI को भी। अभी तो टेस्टिंग में है वो, टेस्टिंग में है वो, जल्दी रिलीज होना है। हाँ, तो जब उसका भी रिलीज हो जाएगा तो वो भी ट्यून हो जाएगी, तो उसका भी सेम हो जाएगा फिर, मतलब ECU TCU मैप हो जाएगा, तो पावर भी सही हो जाएगी। और प्लस वो गाड़ियाँ तो वैसे भी ज़्यादा माइलेज दे ही देती हैं, बिकॉज लाइटर है ना वो गाड़ियाँ, और DSG उनका थोड़ा डिफरेंट काम करता है, तो वो चीज़ है। तो आप प्रेफर कर सकते हो भाई। और रिलायबिलिटी भी आप देख लो, अराउंड 18,000 चल गई, 5,000 तो रीमैप के बाद चल गई, तो काफ़ी रिलायबल रही है। इसमें कोई आज तक इशू नहीं आया ना अभी तक, कोई वारंटी में कुछ आपको क्लेम करना पड़ा, कोई इशू नहीं आया। तो भाई यही रहता है, देख लो आप, एक CBU गाड़ी है ये, और रिलायबल रही है बिल्कुल, और बिल्कुल सेटिस्फाइड रहे ओनर। तो अगर यूज़ मार्केट में भी अगर आपको बाई चांस ये दिखती है, तो अगर आपकी नीड्स ये पूरी कर रही है कि अगर आपको एक एंथुसियास्ट हो, आपको एक कॉम्पैक्ट हटके क्राउड से गाड़ी लेनी है जो ट्यून भी हो सकती है, बिकॉज ये तो ट्यून भी हो सकती है, तो आप इस गाड़ी को प्रेफर कर सकते हो। मतलब जीप कंपस और करोक से एक थोड़ा सा बिल्कुल ही ना यूनिक ऑल्टरनेटिव है ये गाड़ी, अलग पर्सपेक्टिव। इसका क्रेटा सेल्टो से तो मुकाबला ही नहीं है भाई, मतलब जितना तो इसका एक दरवाजे का वेट होगा तो 4 क्रेटा के दरवाज़ों का वेट होगा। बहुत मतलब इंजीनियरिंग वाइज ना बहुत ज़्यादा एडवांस गाड़ी है ये, उनके कंपैरिजन में, उनसे मुकाबला ही नहीं है इस गाड़ी का। तो यही थी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको E-ट्यूनर्स ग्रीस जो भाई की ट्यूनिंग वो है कंपनी है, उनका आपको नंबर दिख जाएगा, और इंस्टाग्राम पे आपको लिंक भी मिल जाएगा इनके इंस्टा पेज का, तो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको VCDS ट्विकिंग करवानी हो या ट्यून भी करवाना हो, बिकॉज बैग ओनर्स तो बहुत ज़्यादा करवाते हैं ये सब, लेकिन ये ऑल ओवर किसी भी ब्रांड का ट्यून कर देते हैं ना, आप किसी भी ब्रांड का ट्यून तो कर ही देते हो, कंपनी मतलब कोई भी कार ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड हो, सब ट्यून हो जाएगा। ठीक है। इवन वी हैव BMC। अच्छा, BMC तो आप मतलब इनटेक विनटेक और वो सब करवा सकते हैं। तो गाइस अगर आपको पूरी गाड़ी बनानी हो ना, तो पूरी गाड़ी भी बना ही सकते हो आप इनसे ही, बिकॉज सारा ही है बिल्कुल, ट्यून भी हो गया और आपका सब कुछ है। तो यही थी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, लाइक करना ऐसी बढ़िया सी वीडियो के लिए। अभी के लिए बाय।